नमस्ते दोस्तों। हम थर्ड ग्रेड के लिए गणित विषय को नए अंदाज में पढ़ना शुरू किया था। हम हमने लास्ट क्लास में संख्या पद्धति वाला चैप्टर शुरू किया है, जिसमें हम संख्या, अंक, संख्या आदि शब्दों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अ, विभिन्न संख्याओं की परिभाषा और उनको समझने का प्रयास करते हैं। चलें आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास के अंदर संख्याओं का वर्गीकरण या चार्ट को हमने पढ़ चुके हैं, इसका अध्ययन कर लिया है। अब देखिए, संख्याओं का वर्गीकरण के चार्ट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित संख्याएं। ठीक है, संख्याओं के बारे में बात करते हैं। देखिए, मिश्रित संख्याएं सम्मिश्रित संख्या किसे कहते हैं या सम्मिश्र संख्या किसे कहेंगे हम, या अंग्रेजी में बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। देखिए, किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होंगे, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं दोनों तरह की संख्याओं को मिला जुला रूप ही क्या कहलाएगा, सम्मिश्रित सम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इनको लिखने का दर्शाने का तरीका है ए प्लस बी आई। ठीक है, इसको याद रखना। इनको दर्शाने का क्रम किस प्रकार से दर्शाया जाएगा, ठीक है, तो उसको याद रखना। कैसे दर्शाएंगे, ए प्लस बी आई। ठीक है, ए किसको दर्शाता है, वास्तविक संख्या को, और बी आई किसको दर्शाता है, काल्पनिक संख्या को। उदाहरण देखिए, जैसे 3 प्लस 5i। ठीक है, और दूसरा उदाहरण है 7 प्लस 9i। ठीक है, ये कौन से हो गए, मिश्र संख्या। ठीक है, अगली देखिए, दूसरी। अब इसमें एक एक संख्याओं को, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अध्ययन करते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। वास्तविक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्या आती हैं। ठीक है, और जैसे उदाहरण देखिए, 5 - 5 22/7 √3 पाई। ठीक है, ये सभी संख्याएं कैसी हो गई, आपकी वास्तविक संख्याएं हो गई। ठीक है, आगे चलें, काल्पनिक संख्याएं। इसको मोस्ट कर लेना भाई। यहाँ से क्वेश्चन पीछे वाला, जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम हुआ था पीछे वाला, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन काल्पनिक संख्याओं से पूछा गया था। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, वर्गमूल या कहें लोगड़ी ओडी हुई माइनस की संख्याएं कैसी होंगी, आपकी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। कैसी, लोगड़ी ओडी हुई माइनस की संख्याएं कैसी होंगी, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जब किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है तो वह काल्पनिक संख्या बनाती है। इसे दिखाने के लिए स्मॉल आई का उपयोग करते हैं। किससे दर्शाते हैं, स्मॉल आई, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, इसलिए √-1 बराबर आई होता है। उदाहरण के लिए देखिए, -√-49 बराबर 7i। ये कैसे हो गई, आपकी काल्पनिक संख्या। ठीक है, √-4 बराबर कितना आएगा, 2i। तो ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। याद रखना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आया था। इन उदाहरणों को अच्छी तरह ध्यान रखना। चलें आगे। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं के अंदर हम संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं देखिए क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिन्हें भिन्न यानी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात भिन्न का मतलब हंस हंस और बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में, हंस और हर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन, अर्थात हंस तो किसको दर्शाएगा, पी को,
और हर क्यों को। और इसमें कंडीशन याद रखना, क्यों बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना परिमेय संख्या के अंदर। ठीक है। शर्त देखिए, नीचे वाली संख्या क्यों कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, इसमें पूरी संख्याएं, रुकने वाले दशमलव और बार बार दोहराने वाली दशमलव संख्याएं शामिल होती हैं। अर्थात दशमलव के बाद, ठीक है, एक दशमलव दशमलव हो गई वो, तो उसके बाद में पूरा पूरा भाग चला जाए, वो संख्या कौन सी होगी आपकी प्राकृत संख्या। या दशमलव के बाद एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, जैसे 0.333 ऐसे चलता है, तो इसे 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये संख्या भी किस में आ जाएगी, आपकी परिमेय संख्या में आ जाएगी। ठीक है। दो अंकों का पुनरावर्तन हो तो भी आ जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा हो तो नहीं होगा। ठीक है। ये संख्या संख्या का अंकों का मान बदलता जाए तो वो संख्या अपरिमेय में आ जाएगी। उदाहरण देखें, 2/3 -3 जीरो, 0.54। ठीक है। अब याद रखना, जीरो भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, ये काल्पनिक संख्या नहीं है, इसलिए वास्तविक संख्या में भी कौन सी आएगी, परिमेय संख्या। ठीक है। अपरिमेय नहीं होता है जीरो, जीरो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, ध्यान रखना। ठीक है। कभी भी पूछा जा सकता है पर जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो याद रखना, जीरो कैसी होगी, परि परिमेय कैसी होंगी, परिमेय संख्या होगी, ध्यान रखना। चले आगे। ठीक है। और अंडर रूट 64, ठीक है, यह भी किसी का 8 का वर्गमूल है। ठीक है। वर्ग संख्या 8 की क्या है, वर्ग संख्या, तो याद रखना। चलें आगे। अब देखिए दूसरा कौन सा है, अपरिमेय संख्या, कौन सी, अप ठीक है। तो याद रखना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिन संख्याओं को हम भिन्न या बटे के रूप में, यानी p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वर्गमूल का नियम, जिन संख्याओं का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकला, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक है, अंडर रूट 7, अंडर रूट 13, सभी कैसे होंगी, अपरिमेय संख्या। इस नियम को अच्छी तरह से याद रख लेना, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट भी मोस्ट है। क्यों, पाई होती है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। कैसी होती है, अपरिमेय संख्या। दशमलव रूप में देखिए, n का दशमलव पॉइंट के बाद का हिस्सा कभी खत्म नहीं होता है, अर्थात अशांत होता है, लगातार विभाजित होता है, रिपीट होते रहते हैं, अनावृत्ति होगी। ठीक है। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कैसे होती है, आवर्ती होती है। ठीक है। चले आगे। अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसके कुछ मुख्य नियम है, वो देखिए, संख्याओं के बीच की संख्याएं, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, अर्थात दो परिमेय संख्या होंगी तो उनके मध्य अनंत क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 3 और 5, इसके मध्य क्या होगी, अनेक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है। इन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। अंडर रूट 2 ले लो, अंडर रूट 3 ले लो, तो इनके मध्य भी क्या होंगी, आपकी अपरिमेय संख्याओं पर अपरिमेय संख्या क्या होंगी, अनंत होंगी। और इनके मध्य परिमेय संख्याओं के मध्य भी क्या, अपरिमेय संख्या क्या होंगी, अनंत होंगी, ध्यान रखना। ठीक है। चलें आगे। अब देखिए, परिमेय संख्याओं को याद करने का तरीका देखें। इसमें देखो कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है। उनको देखिए, जब हम परिमेय परिमेय और परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या से जोड़ते हैं, ठीक, एक परिमेय संख्या ले ली, दूसरी भी कौन सी ले ली, परिमेय संख्या, तो उनको जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, एक नई परिमेय संख्या बनेगी। क्या बनेगी, नई परिमेय संख्या बनती है। जैसे देखो, यहाँ पर हम 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 क्या आ जाएगी, एक परिमेय संख्या आ जाती है। या दूसरा उदाहरण लें, 1/2 प्लस 1/3, इन दोनों को जोड़ोगे तो भी क्या आएगी, परिमेय संख्या 6। और यहाँ पर कितना, 2 प्लस कितना आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, 5/6 आ गए। तो इस प्रकार से कि ये संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई ना। हम दो परिमेय संख्या लिए है और उनको जोड़ा,
तो परिमेय संख्या आ रही। और ध्यान रखना, कभी भी आप परिमेय संख्याओं को गुणा करते हो, 2/3 गुणा 1/3, तो भी क्या आएगी, आपकी परिमेय संख्या आती है। ठीक, 1/6 क्या है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, पहला नियम हो गया। अब देखिए दूसरा नियम, देखिए जब आप अपरिमेय संख्या और दूसरी भी क्या हो, अपरिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हो, तो उनके मध्य क्या होगा, कोई यह निश्चित नहीं है कि अपरिमेय ही आए, तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, और अब इनको अपरिमेय संख्याओं को गुणा करें, अपरिमेय संख्याओं को क्या करें, गुणा करें, तो परिमेय अपरिमेय दोनों में से कोई भी हो सकती है, ध्यान रखना। आगे आई परिमेय प्लस अपरिमेय, एक तो परिमेय ले ली और दूसरी अपरिमेय संख्या लें, तो उसका योग हमेशा कैसा होगा, अपरिमेय संख्या आएगी। ठीक है, जैसे क्या लें, √1/2 प्लस √3, इनको जोड़ने पर भी क्या आएगी, आपकी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलें, आइए अब अगला लास्ट इसकी क्रिया देखिए। लास्ट है, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हो, तो संख्या क्या होगी, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, संख्याओं के वर्गीकरण के अंदर पढ़ रहे थे, आगे देखिए दूसरी संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होंगी, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें वे संख्याएं होंगी जिनमें क्या हो, 1 2 3 वाली संख्याएं होती हैं, वो कौन सी होंगी, प्राकृत संख्या। ठीक है, इसमें सबसे छोटी, देखिए प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, 1 होती है। कौन सी होती है, 1। ठीक है, ठीक है। अरे कहने का मतलब देखो, शब्द को ही ध्यान दे लो, जिसे याद करने में आसानी होगी। प्राकृत का मतलब होती है प्रकृति, प्रकृति में सबसे कौन सी संख्याएं आई थी, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर आए थे। ठीक है, माइनस की, जीरो, ये संख्याएं बाद में खोजी गई हैं, जो प्रकृति अर्थात प्राकृतिक नहीं है, अर्थात वे संख्याएं जो प्राकृतिक हों, वही प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जीरो और माइनस जो ऋणात्मक संख्याएं होती है, वो मनुष्य द्वारा खोजी गई हैं। ठीक है, वो संख्याएं कौन सी हो गई आपकी, कौन सी, पूर्ण अपूर्णांक इन संख्याओं में आएंगे, और बाकी की अन्य संख्याएं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, कौन सी, पूर्ण संख्या, अर्थात प्राकृत संख्याएं होंगी सभी, लेकिन उनमें जीरो और जोड़ा जाता है, अर्थात जीरो सॉरी, शून्य को जोड़ने पर संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। याद रखने का तरीका है, जैसे प्राकृत संख्याओं में हम जीरो को जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो, ध्यान रखना कौन सी है, जीरो। ठीक है, अब देखिए अगली संख्या पूर्णांक संख्या, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी संख्याएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, जीरो की संख्या माइनस वाली, -3 हो गया, -2 हो गया, -1, फिर जीरो, एक प्लस का, फिर प्लस के 2, प्लस के 3, इस प्रकार की संख्याएं हैं सभी, वो कौन सी होंगी, आपकी पूर्णांक संख्या में आती हैं। अब देखिए अगली चीज, देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या। अगली कौन सी है, सम संख्या। देखिए क्या होती है, देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग जाता है, वे संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए, वो कौन सी होंगी, सम संख्या। सम, देखो सम का अर्थ क्या होता है, दो। ठीक है, कितना होता है, दो। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका याद करने का तरीका है, सम में कितने अक्षर, दो, तो इसलिए दो से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ, चलें। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती है, जैसे एक, दो, सॉरी, 3 5 7, ये संख्याएं कौन सी होंगी, विषम संख्याएं। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए अभाज्य संख्या, कौन सी, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य और जुड़वा अभाज्य संख्या। ये संख्याएं देखो, चार संख्याएं एक साथ देखते हैं इनको, इनमें है क्या, कौन सी संख्या किस प्रकार की है। देखिए अभाज्य शब्द को देख लेना, अ का मतलब नहीं,
भाज्य मतलब भाग ना जाए, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या का भाग ना जाए, तो वो कौन सी होगी? अभाज्य संख्याएं। देखिए इसमें क्या परिभाषा लिखी है, जो सिर्फ खुद से या एक से कटे, ठीक है, वे संख्याएं कौन सी होंगी? अभाज्य संख्या। जैसे 2, ठीक है, 3, 5, 7, 11। अब याद रखना यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। कौन सी होती है? 2। इस बात को मोस्ट कर लेना भाई, ठीक है। दूसरी अगली देखिए, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए, अन्य संख्याओं का भाग जाए, वे संख्याएं कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देखें, 2, 6, 8, 9 आदि संख्याएं, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्याओं जिन लिखा क्या है, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, दो से के ज़्यादा क्या हो? गुणनखंड, ठीक है, वही क्या होंगी? आपकी भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4, 6, 8, 9। सबसे छोटी संख्या भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। मोस्ट याद रखना, मोस्ट तरीके से याद रखना। भाज्य संख्या आपसे पूछी जा सकती है, भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? आपकी 4। अब देखिए अगला, सह सह अभाज्य संख्या। ऐसी अभाज्य संख्याएं, अर्थात ऐसी क्रमागत या ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका एलसीएम क्या हो? 1 हो, ठीक है, क्या हो? ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका क्या हो? एलसीएम कितना हो? कितना होगा? केवल 1 हो, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम सह अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्व समावर्ती एलसीएम कितना, एचसीएफ सॉरी एल एचसीएफ कितना हो? 1 हो, तो उन्हें ऐसे को ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। जैसे उदाहरण देखिए, 2,7 या 4,5, याद रखना, ठीक है। अगला, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो। कितने का अंतर हो? 2 का अंतर, तो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। देखो जुड़वा का अर्थ, जुड़वा के अंदर या जोड़े के अंदर कितने आते हैं? 2, तो इसलिए 2 का अंतर याद रखना। 3,5, 11,13, ठीक है, ये कौन सी होगी? जुड़वा अभाज्य संख्या। शून्य देखिए, शून्य के नियम, ठीक है। जब जब हम 0 में 1 का भाग देते हो तो क्या आता है? 0 ही आएगा। यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग दें तो अपरिभाषित अर्थात अनंत होगा उसका मान, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए गणितीय पहचान और प्रतिलोम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर योज्य, तत्समक, गुणन तत्समक, ठीक है। अब तत्समक का अर्थ ध्यान रखना, ठीक, उसके समान, अर्थात कोई भी संख्या जोड़े तो जिस संख्या में कुछ भी संख्याएं जोड़ रहे हैं तो वो संख्या प्राप्त हो, तो वो कौन सी होगी? आपकी तत्समक संख्या। जैसे x संख्या थी, उसमें हम 0 जोड़ दें तो प्राप्त क्या होगा? x ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 0 क्या हो गया? इसका तत्समक हो गया। किसका? तो योजक तत्समक कहलाएगा, ध्यान रखना। देखिए देख ले, इसमें लिखा हुआ 0 योजक तत्समक 0 है। कौन सा? 0 योजक तत्समक है। किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या नहीं बदलती। देख लो यहाँ पर नहीं बदली है ना, x की जगह पर आप 1 रख लो, फिर 0 रख लो, तो भी कितना आएगा? 1 ही आता है, ठीक है। इसलिए 0 क्या हो गया? तो योज्य तत्समक हो गया, ठीक है। अब गुणन तत्समक देखिए, ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जिसको गुणा करने पर, ठीक है, वही संख्या प्राप्त हो। जैसे x हो गया, अब x को मैं 1 से गुणा कर दूं तो बताओ इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं ना। तो एक एक क्या है यहाँ पर? ठीक, एक क्या है? गुणन तत्समक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिए गुणन तत्समक 1 है। किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर संख्या वही आती है। उदाहरण देकर दे दिया, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लो एक बार। यहाँ पर x के मान हम रख दे 2 गुणा 1, तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? 2, तो 1 हो गया ना इसका। इसी प्रकार से, ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए अगली संख्या, योज्य
प्रतिलोम संख्याओं का निशान बदलना, सॉरी, योजक प्रतिलोम। योजक प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? ऐसी ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनमें जोड़ने पर क्या हो, उसका चिन्ह बदल जाए, ठीक है, विपरीत हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम, ठीक है। संख्याओं का निशान बदल जाए, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम -5 होगा। उदाहरण के लिए देखो, ये 5 ले लिया, फिर इसको हम जोड़ें माइनस के 5 से, तो क्या होगा? 0 आएगा। अर्थात ऐसे जब संख्याओं को जोड़ते हैं तो क्या आ जाए? उसका मान 0 आए, तो वो संख्याएं कौन सी होगी? योज्य प्रतिलोम क्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए, गुणन प्रतिलोम संख्या, ठीक है, ऐसा ये क्या होगा? व्युत्क्रम क्रम होगा। जैसे 5 है, तो इसका व्युत्क्रम क्रम अनुपाती कैसा होगा? 5, 1/5, तो इसका मान कितना आ जाए? 1, ठीक है, वही होगा, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गुणा करने पर उसका मान क्या आ जाए? 1, ठीक है। जब दो संख्याओं को गुणा करें तो उसका मान कितना है? 1, तो वो कौन सी होगी? गुणन प्रतिलोम संख्या। देखिए, संख्या को उल्टना या व्युत्क्रम, जैसे 3 का गुणन प्रतिलोम 1/3 है, ताकि गुणा करने पर वह 1 आए, ठीक है। चलिए आगे। अन्य विशेष संख्याएं। अन्य विशेष संख्याएं पूर्ववर्ती, देखिए पूर्व शब्द को ही देख लेना। पूर्व है, पूर्व का मतलब पहले वाली। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पर हम कितने रखे? 12। अब बताओ, 12 से पहले कौन सी संख्या आती है? 11। तो ये 11 क्या हो गई? 12 की पूर्ववर्ती संख्या ही होगी। आगे बस। और ये संख्या कैसे प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या कैसे प्राप्त होगी? जो वर्तमान संख्या है आपको दे रखी है, उस संख्या में से क्या कर दो? 1 घटा दो, तो हमारे पास पूर्ववर्ती संख्या आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अनुवर्ती संख्या। अनु का मतलब होता है पीछे, ठीक है। पूर्व का मतलब पहले, यानी पीछे वाली संख्या तो कौन सी होगी? अनुवर्ती संख्या। और पूर्व का मतलब, पूर्ववर्ती संख्या का मतलब हो गया पहले वाली संख्या। अब इसी उदाहरण को देखो, अब यहाँ पर 12 का अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 13। यानी इसके पीछे पहले बाद में आने वाली संख्या कौन सी होगी? अनुवर्ती संख्या। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? दी गई संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं इसे। देखो ऐसे। आगे बस ना, दोनों संख्याएं क्लियर हो गई होगी शायद मेरे साथ। अब देखो, पहली ड्रोम संख्याएं। पहली ड्रोम संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिन्हें हम दाईं या दाईं बाईं ओर से या आगे पीछे से पढ़ें तो समान पढ़ी जाए, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पहली ड्रोम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 5, 4, 3, इसका मतलब ये है। देखो, 1, 2 हो गए, फिर 1, फिर पढ़ें तो इसको देखो, इसको पढ़ोगे तो दोनों ओरों से बराबर पढ़ा जाएगा 121 को। देखो, 1, 2, फिर वापस यहाँ से 2, 1। आगे बस सुनो, इधर से भी पढ़ोगे। देखो, यहाँ से पढ़ा 1, 2, 1, 1, 2, 1। देखो, इस दिशा से पढ़ोगे, कौन सी? बाईं तरफ से पढ़ोगे तो भी वही संख्या आएगी, ठीक है। और दाईं तरफ से पढ़ोगे तब भी वही संख्या आएगी, 1, 2, 1। बोल रहा है सही। फिर यहाँ से बाईं ओर की ओर, दाईं ओर से पढ़ना शुरू करेंगे तो 1, 2, 1, वही मान रहा है, पढ़ने पर कोई चेंज नहीं हुआ ना। तो ये कौन सी संख्या होंगी फिर? पहली ड्रोम संख्या कहलाएंगी। कौन सी होंगी? पहली ड्रोम संख्या। अब देखिए, संपूर्ण संपूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, जिन जिसके सभी गुणनखंडों का योग खुद उस संख्या के बराबर हो, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड का योग करें तो वही संख्या प्राप्त हो, तो वो कौन सी होगी? संपूर्ण संख्या। जैसे 6, 1 + 2 + 3, इनको जोड़ेंगे तो 6 आएगा, तो संपूर्ण संख्या होगी, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए अगली, त्रिक संख्या। त्रिक संख्याएं कौन सी होंगी? इन संख्याओं को देखो, पाइथागोरस संख्याएं भी कहते हैं, ठीक है। इन इनमें क्या होती है? 3 संख्याओं का योग होगा, 3 संख्याओं का समूह होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगी? दो छोटी संख्याएं, ठीक है, इनके वर्गों का योग, ठीक है, बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान रखना, क्या होगा? बड़ी वाली संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ पर आपको 3, इसका वर्ग कर लो, +6,
4, दोनों का वर्ग करो और बराबर किसके आएगा, 5 के बराबर। यहाँ से 9 और ये 16, तो बताओ 9 और 16 कितने हो गए, 25, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो ये दोनों संख्याएं क्या होंगी आपकी, बराबर होंगी, ये। ठीक है, उदाहरण देखें। अब देखिए, उदाहरण के लिए 3, 4, 5। ठीक है, इनका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग करने पर 9 + 16 बराबर 25 हो गया ना। इसी प्रकार से 6, 8, 10, 5, 12, 13, ये भी कौन सी होगी आपकी,